मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बस लाइट चैप्टर को ही हम लोग आगे बढ़ाना है और उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या दोनों में पहले अंतर है इसको आप लोग जान लीजिए। किसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन और किसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक तरफ है आपका रिफ्लेक्शन और एक तरफ है आपका रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि एक ही मीडियम से, जिस मीडियम, मान लो कि ये प्लेन हम मिरर रख दिए, ये प्लेन मिरर के लिए बात करेंगे। अगर एक रे ऑफ लाइट इस मीडियम से आ रहा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करके बैक चला जा रहा है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करके बैक चल जा रहा है, तो ऐसी फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में किसी गिलास स्लैब को, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब कोई रे ऑफ लाइट इस मीडियम से आती है, इस मीडियम में आती है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इस मीडियम में जब पास करती है तो पास करते क्रम में क्या होती है, थोड़ा सा बैंड कर जाती है, और इसी बैंडिंग के फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगा, हल्का सा बैंड करते हुए निकल जाता है बाहर, ऐसा करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे सेम मीडियम की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो मीडियम था वो किस मीडियम में जा रहा था, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ पे आपका क्या है मीडियम, दो मीडियम की बात करेंगे। यहाँ पे दो मीडियम है आपका, एक मीडियम हो गया आपका एयर और दूसरा मीडियम हो गया आपका गिलास। एक मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम हो गया आपका गिलास, ठीक है। तो ये दो मीडियम की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक हो गया रिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो रिफ्लेक्शंस में सेम मीडियम और रिफ्रैक्शंस में दो मीडियम की बात करेंगे। तो अब हम लोग पूरी विस्तार से समझते हैं कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट, देखिए अब रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की बात करेंगे, क्या इसका डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, when it travels from one medium to another medium, one medium to another medium, obliquely, ठीक है, ऑब्लिक्वली अगर जाएगा तभी आपका ये बेंड मीडियम क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, बेंड करेगा लाइट रेज, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक गिलास स्लैब को ले लेते हैं, सबसे अच्छा समझने के लिए आपके पास जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फेनोमेना है वो है गिलास स्लैब। और आप एक चीज और कर सकते हैं, गिलास में पानी ले लीजिए, पानी में उसमें एक पेंसिल अगर आप डालते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें भी क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो शीशे का गिलास में भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है, शीशे गिलास में उसमें पेंसिल डाल देंगे, देखिएगा उसमें रिफ्लेक्शन का फेनोमेना दिखेगा, मतलब प्रकाश का अपवर्तन, और वहां था क्या, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब इसमें कोई भी रे ऑफ लाइट को, ऑब्लिक्वली का मतलब होता है कुछ एंगल बनाते हुए, जब यहाँ पे कुछ एंगल बनाते हुए कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और इसमें हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या कि ये पाथ पे ये आ रही है, उस पाथ से नहीं जा रही है, सीधा इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं जा रही है, ये क्या हो जा रही है, थोड़ा सा बैंड कर जा रही है, इस तरफ डायरेक्शन में बैंड करते हुए इस आपका ट्रांसपेरेंट गिलास से बाहर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को कहते हैं, जो बेंडिंग हो जा रहा है, बेंडिंग हो रहा है, इसी फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन कब होगा बेंडिंग, जब ये कुछ एंगल बनाते हुए आएगी। अगर हम नॉर्मल डाल देंगे 90 डिग्री का तो ये रे ऑफ लाइट बैंड नहीं करती है, उस केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे पहला डेफिनेशन, समझ में आ गया। तो बेंडिंग ऑफ लाइट which
लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद अब हम लोग आ जाते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स का क्या क्या रूल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे जो रे डायग्राम बनाएंगे, कोई फॉर्मूला बनाएंगे, तो उसमें ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़े तो इसमें आपका दो मीडियम आ रहा है। एक मीडियम, कौन सा मीडियम आ रहा है? एक आ रहा है आपका फर्स्ट मीडियम एयर है, जिसे हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम कहते हैं? रेयर मीडियम। ठीक है, आज इसे अब यहां देखते हैं गिलास स्लैब, तो गिलास स्लैब की जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? बहुत क्लोज है, कम क्लोज, इसलिए इसका नाम क्या है? डेंसर मीडियम। तो आपके पास दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम को हम लोग एयर को भी क्या कर सकते हैं? रेयर मीडियम। और जो भी आपका अलग होगा, गिलास होगा चाहे वाटर होगा, ये सब क्या कौन सा मीडियम आता है? ये सब आता है आपका डेंसर मीडियम में। ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है? एकदम पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर रहते हैं, अटैच। ठीक है, इसी कारण इसका दो मीडियम। अब क्या होता है कि जब रे होगा, रूल्स नंबर वन देखिए, समझ गए? दो मीडियम, तो रेयर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा स्पीड मिलेगा रेयर मीडियम में। और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम हो जाएगी। होने के पीछे कारण क्या है कि रेयर मीडियम में आपका जो एयर पार्टिकल्स है वो एयर पार्टिकल्स क्या होता है? दूर दूर रहता है, एयर पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक है, और यहाँ पे एयर पार्टिकल्स क्या है? एकदम कम क्लोजर्स है, टुगेदर है। तो दूर दूर होने के कारण उस पर कोई ज्यादा रुकावट नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसका स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे इसके जैसे आता है उसका स्पीड कम होता है। तो हम लोग इसका स्पीड कम होने के कारण बेंडिंग होता है, तो इस रीजन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी पहले रूल नंबर 1 समझते हैं कि कौन सा मीडियम से लाइट रेज आती है और कौन सा मीडियम को लाइट रेज जाएगी, तो उस क्रम में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल नंबर 1, दो मीडियम समझ गए। अब रूल नंबर 1 कहता है कि when the ray of light travels from rarer medium to denser medium। ठीक है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर रे ऑफ लाइट, मान लीजिए कि आपका गिलास स्लैब, तो ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम। तो अगर रेयर मीडियम से कोई लाइट रेज आ रही है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्लॉट करेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल से जब ये आएगी तो ये क्या करेगी? बैंड कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको देखने को? इट बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी? बैंड कर जाएगी। ठीक है, ये थ्योरी याद रखना, जब नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। देखो अब यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सा लाइन है? नॉर्मल। ठीक है, तो ए बी और यहाँ पे नाम दे देते हैं एन। ठीक है, और यहाँ नाम दे देते हैं एन डैश। ठीक है, और यहाँ नाम दे देते हैं हम सी। क्लियर हो गया? ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए ए बी एन, ये कौन सा एंगल बनाएगा? ये बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रे है? ये इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। जब भी कोई सोर्स से कोई रे ऑफ लाइट आती है तो उसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जब कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। आया समझ में? तो रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम क्या है? उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखिए यहाँ पे जाने के बाद क्या किया? हल्का सा बैंड कर दिया। तो जब बैंड कर गया तो इसका ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई जो हुआ वो हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर जो हो गया वो हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कौन बड़ा है बताइए? ऑब्जर्व कर रहे होंगे कौन बड़ा है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बैंड कर गया।
नॉर्मल की तरफ झुकाव हो गया, तो नॉर्मल की तरफ झुकाव जब हुआ तो उसका एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया, एंगल छोटा हो गया। इसलिए इस केस में पहले वाले में पढ़े थे हम लोग रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल नंबर 1 याद रख लीजिएगा कि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट से डेंसर की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा? बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएंगे और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। क्लियर? अब नेक्स्ट है रूल नंबर 2, उसका समझिए। रूल नंबर 2 अब क्या कहता है? रूल नंबर 2 अब देखिए, रे ऑफ लाइट्स आपका डेंसर से भी रिफ्लेक्शन जा सकता है रेयर की तरफ, तो उल्टा कर दीजिए, रिवर्स। when the ray of light travels from reverse from denser to rarer, असल में अब की बार डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो जैसे कि कोई भी गिलास में अगर हम लोग पेंसिल को ड्रॉप करते हैं तो आप देखिएगा कि वो गिलास पानी जो ऊपर हम देखते हैं तो क्या करता है? वो बैंड ऊपर से रे देख रहे, मतलब रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? डेंसर से ऊपर की तरफ, मतलब रेयर की तरफ। तो डेंसर से रेयर की तरफ अगर लाइट रे जा रही है, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को, बेसिक चीज नहीं समझते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाएगा आगे जाके। तो डेंसर से रेयर की तरफ, ठीक है? तो ये डेंसर मीडियम हो गया, और ये मीडियम कौन सा है ऊपर का? ये हो गया आपका कौन सा मीडियम? बोलिए, रेयर। और ये कौन सा मीडियम हो गया? बोलिए, डेंसर। तो डेंसर से रेयर गया, यहाँ पे क्या प्लॉट कर देंगे? बोलो, नॉर्मल। सबने नॉर्मल पहले प्लॉट। अब डेंसर से जब आएगा ऊपर तो ये चल जाएगा फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ठीक है? उसका रीजन हम लोग बताएंगे क्यों भाग जा रहा है, ठीक है? तो आया डेंसर से, तो ये वाला जो रे ऑफ लाइट होगा ये क्या कहलाएगा? बोलो, कहीं से आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इंसिडेंट। और ऊपर वाला अब की बार क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टेड। याद रखिएगा, इसी में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है? आप सोचते हैं कि अंदर वाला हमेशा रिफ्रैक्टेड नहीं रहेगा, अंदर वाला कहां से रे ऑफ लाइट आ रही है इस पर ध्यान देना है कि किस सोर्स से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है कि रेयर मीडियम से आ रही है। अगर वो डेंसर मीडियम से आ रही है, कहीं से भी आएगी रे ऑफ लाइट, तो वो कहलाएगा इंसिडेंट रे, ठीक है? तो ये वाला जो एंगल होगा ये कहला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या कहला जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। है समझ में? तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। बताए समझ में? तो ये हो गया ए बी, और ये हो गया सी, और ये हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा एन डैश। क्लियर हो गया? तो ए बी एन डैश क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एन बी सी क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा? बोलो, एंगल ए बी एन डैश कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल एन बी सी कौन सा एंगल? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में? क्लियर हो गया? तो अब बताइए कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो गया? इट गोज फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर भाग गया, ठीक है? जब भी लाइट रेज डेंसर से आया रेयर की तरफ तो नॉर्मल से क्या भाग गया? दूर भाग गया। तो यहाँ भाग जाएगा, इट गोज फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब यहाँ पे कौन सा एंगल बड़ा हो जाएगा? एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका बड़ा हो जाएगा। बताए समझ में? क्लियर हो गया अब तक? तो ये रूल नंबर था 2, मतलब जब रेयर से डेंसर आएगा तो क्या होगा? चलिए बोलो, जब रेयर से हवा से किसी गिलास पे जाएगी तो रे ऑफ लाइट क्या होगा? बैंड करेगा वहां पे कि फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा? बोलो, बैंड अवे फ्रॉम द बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर जाएगा तब डेंसर से रेयर कब बाहर भाग जाएगा, दूर, गोज फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? देखिए आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। एक चीज हम बना रहे हैं, 2 नक्शा, ठीक है? आप बताइएगा, ट्रेस कीजिएगा, पाथ को ट्रेस करना, ट्रेस द पाथ। 2 नक्शा बना देते हैं। एक में रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है? हम छोड़ दिए, और एक में रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है। अब बोलो, इसको कंप्लीट करो। पहले क्या बनाएगा? सबसे पहले क्या ड्रॉ करेगा? नॉर्मल 90 डिग्री जी। अब बताओ ये क्या करेगा? बैंड करेगा कि फार अवे? बैंड होगा। वेरी गुड, अब समझ में आया? जी। ये वाला
एग्जाम में दे देगा इतना करके छोड़ देगा, कहेगा इसको कंप्लीट कीजिए, तो कंप्लीट करने क्या करना पड़ेगा, बैंड कर दीजिए। अच्छा यहाँ से बताइए सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब यहाँ क्या होगा, फार हो जाएगा इसका। वाह वेरी गुड, फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो गया। अब इसमें एक केस और है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट, ठीक है, प्रोजेक्टेड नॉर्मली, ठीक है, टू द ग्लास स्लैब, माने ग्लास स्लैब पर डायरेक्ट एकदम प्रोजेक्ट कर देगा, क्या चीज, नॉर्मली कर देगा। ठीक है, शीशा चौड़ा रंग का शीशा रहता है, जो भी हम दिखा देंगे। ठीक है, देखो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको 90 डिग्री पर गिराते हैं, रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर। एक उसको अच्छा से बना देते हैं, ये थर्ड रूल है, ठीक है। इसको डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर दिए। अब डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये धीरे होते हुए एकदम सीधा निकल जाएगा। क्या होगा, सीधा, धीरे रहते हुए एकदम सीधा निकल जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखिए ये दोनों में रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि इसमें कुछ एंगल बनाते हुए क्या कर रहे हैं, फॉल। तो इसमें जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हुआ नहीं। तो जब एंगल रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो ना तो आपका इंसिडेंट बनेगा ना तो एंगल रिफ्रैक्शन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलिए यहाँ तक किसी कंफ्यूजन? ये तीसरा नंबर था का? हाँ ये तीसरा नंबर, ठीक है। तो 3 तो केस समझ में आ गया। तो बोलो रेडर से डेंसर, तब क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स, बोलता नहीं है जी कुछ भी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेडर तब बेंड इसमें गोज फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब आते हैं कि देखिए हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे रिफ्लेक्शन का लॉ, 2 लॉ दिए थे। अब इसमें भी रिफ्रैक्शन का लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। सबसे पहला आप जान रहे हैं एक चीज कि ये आपका क्या है, गिलास स्लैब, इसमें रे ऑफ लाइट इंटर कराए फ्रॉम रेडर टू डेंसर, तो ये कहां चल जाएगा, बोलो, डेंसर तरफ जाएगा। ये एंगल आई, ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। क्लियर है यहां तक? अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता क्या है कि द इंसिडेंट रे, पहला जो कहता है द इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, सब एक ही प्लेन में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। मतलब जैसे बोर्ड एक प्लेन मान लीजिए, तो हम लोग इंसिडेंट रे भी उसी में जा रहा है, टकरा के रिफ्लेक्शन रे, मतलब शीशे के गिलास मान लीजिए एक तो, और उसमें पास होते हुए निकल जा रहा है। तो एक ही मीडियम में सेम प्लेन में क्या करता है, दोनों लाई करता है, ठीक है, तीनों। अब दूसरा बोलता है कि द रेशियो ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, सेकेंड वाले लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये लॉ लिखने के लिए भी आता है एग्जाम में कि स्टेट द स्नेल्स लॉ या स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या दोनों दे देगा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सभी एक ही प्लेन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा कहता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज कांस्टेंट फॉर द मीडियम, फॉर द गिवन मीडियम। देखिए यहीं से आप केस आपका शुरू होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। तो साइन एंगल बोल रहा है, तो साइन एंगल लिखेंगे तो साइन आई बाय साइन
आर इज इक्वल टू क्या करता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इस मीडियम के लिए अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है तो इस मीडियम को जितना शक्ति रहेगा, जितना बेंड करने की शक्ति रहेगी, उसी शक्ति को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही कांस्टेंट का जो कांस्टेंट है इसी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इस क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स में से सबकी कैपेसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं तो कोई तुरंत समझ गया, ठीक है, और हम पढ़ा रहे हैं कोई लास्ट तक नहीं समझ रहा है, तो सबकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग। तो जब यहाँ कोई रे ऑफ लाइट इंटर करती है तो ये कितना टाइम्स इसको बेंड करेगी, ये कैपेसिटी को ही कहा जाता है एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हर एक मीडियम का कांस्टेंट है, हर एक मीडियम का कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कि उतना ही टाइम्स वो क्या करेगी, रे ऑफ लाइट को बेंड कर पाएगी, पूरा का पूरा बेंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जितना टाइम्स वो बेंड कर सकती है उसकी जो एबिलिटी रहेगी, उस एबिलिटी को ही कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी मीडियम से जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो उस मीडियम का क्या कैपेसिटी है, उस मीडियम का क्या एबिलिटी है कि कितना टाइम्स रे ऑफ लाइट को क्या करेगी, बेंड करेगी, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इस हर एक मीडियम का ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। जैसे गिलास स्लैब का इसका वैल्यू अलग होगा, वाटर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसका वैल्यू अलग है, तो सब जगह इसका वैल्यू क्या होगा, हर मीडियम में अलग अलग होगा, ठीक है। अब जब ये देखा क्या गया सेकंड में, यही देखा गया कि जब रेशियो देखे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों का जो वैल्यू निकला हर बार क्या निकला, कांस्टेंट निकला, ठीक है। कितना भी एंगल चेंज कर दे रहे हैं ग्लास स्लैब में तो वही हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जा रहा है जी। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हिसाब से चेंज कर रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वही हिसाब से चेंज हो जा रहा है, तो फिर कट के वही वैल्यू आ जा रहा है उसका जी, फिर कट के वही वैल्यू आ जा रहा है। तो इसी को कहा गया कि ये तो वैल्यू है एक किसी भी मीडियम का, वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया जी। तो हम लोग अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चंस एकदम आना ही आना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लो समझ में आ गया, बोलिए यस और नो जोर से। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब ये समझ में आ गया तो ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर चर्चा करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, सबसे पहले समझना है कि इंडेक्स क्या है, किस चीज के वैल्यू बता रहा है, इक्वम मीडियम में कितना उसका रिफ्रैक्टिव पावर है, कितनी उसकी एबिलिटी है, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रेशियो हो गया, जितना भी साइन ऑफ एंगल गया उतना साइन ऑफ एंगल का जो रिफ्रैक्शन है वो दोनों का जो रेशियो अगर निकालते हैं तो वो रेशियो क्या निकलता है, उस मीडियम के लिए कांस्टेंट निकलता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग टर्म्स में भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो डिनोट होता है वो डिनोट होता है म्यू से, देखो इस तरह से इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिनोशन साइन देते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक में एन भी लिखता है, ये भी, ठीक है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही सिंबल है जी, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही सिंबल है। तो हम किसी भी मीडियम का निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि उस मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या उसकी एबिलिटी है रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने की, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लोग लिखते कैसे हैं समझिए, जिस किसी का भी अगर मान लो कि हमको x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है जी, x मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है जी, तो किसी के तुलना में निकालते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं जी। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड, और जिसका निकालते हैं उसको क्या लिखेंगे, राइट साइड। तो इसको हम लोग लिखने का बोलने का टर्म क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम y, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, x का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विथ रिस्पेक्ट टू y, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अब बताओ कि इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम दे देते हैं c और यहाँ दे देते हैं a, अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ मीडियम c विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, ये बोलने की भाषा है इसका मतलब समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, ठीक है, समझ में आया? मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको लेफ्ट साइड और जिसका निकालेंगे उसको राइट साइड, ठीक है, वैल्यू निकालना होता है इसका। अच्छा एक बात आप बताइए इसको, चलिए ये हो गया, ये मान लीजिए वाटर है जी, ठीक है, आइए मान लीजिए एयर है, अब इसको क्या बोलिएगा, बोलिए। रिपेयर इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर वाटर जिसका निकालना है हमको, हाँ, और विद रिस्पेक्ट टू एयर, समझ में आया? जी। अब इसी को चेंज कर देते हैं, अब बोलो यहाँ ए यहाँ डब्ल्यू, अब क्या बोलेगा, वही हो जाएगा, ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया, क्या लिखो बोलोगे, बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, समझ में आया जी। तो ये इसका लिखने का तरीका है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसका वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दो तरह का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, म्यू एंड, ठीक है, या एन इसको लिखते हैं, दो तरह से डिनोट करते हैं, बुक में आपका दोनों मिलता है, ठीक है जी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना तरह का है, दो तरह का, दो तरह। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये समझ लीजिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में एक मीडियम आपका एकदम श्योर एक मीडियम आपका एयर होना चाहिए, मतलब रे ऑफ लाइट आ रही है कहां से, एयर से, ठीक है। ये एक मीडियम आपका होना चाहिए। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए हम लिखते हैं वाटर, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख देते हैं, एयर। तो ये जो है ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक मीडियम इसमें कौन सा है, एयर। ये एकदम फिक्स है, जो तुम्हारा एक मीडियम होगा वो एयर फिक्स है। तो बुक में अगर डायरेक्ट तुमको कभी कभी लिख देता है ऐसे करके डब्ल्यू लिख देता है, ठीक है, ऐसे करके आपको खाली लिख देगा यहाँ पे डायमंड, ठीक है, समझ में आया। अब आपको समझना है कि इसका एक मीडियम क्या है, फिक्स है, क्या है, एयर। एक मीडियम कौन सा है, एयर। तब इस तरह से सिंगल भी अगर लिख देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें एक मीडियम क्या है, एयर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक मीडियम जिसमें एयर फिक्स है उस तरह के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखेंगे उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसमें क्या है कि दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे इसमें कहां से आया बताइए, इसमें जो रे ऑफ लाइट आया कहां से, एयर से, कहां आया बोलिए, एयर से गिलास आया जी, ठीक है, आप समझ में। अब इसमें क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें मान लेते हैं ये वाटर है, हाँ, और वाटर के नीचे रख देते हैं गिलास है, इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो वाटर्स में से रिफ्रैक्शन होते हुए रे ऑफ लाइट कहां पास कर रहा है, गिलास में। तो देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं, गिलास का जी। तो गिलास का जब निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, एयर, वाटर, या वाटर से में आ रही है, हाँ। वाटर से आते हुए कहां गई, गिलास में। तो रे ऑफ लाइट आ कहां से रही है, वाटर से, ठीक है, हाँ। और ये ऊपर वाला जो है ये कहां से आ रही है, एयर से, ये एयर से, हाँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब एक्सेप्ट एयर को छोड़कर, एयर इसमें मीडियम नहीं रहेगा जी। इसमें एक मीडियम एयर नहीं रहेगा, इसमें किसी अदर दो मीडियम रहेंगे, उसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिसमें एयर रहेगा एक मीडियम उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिसमें एयर नहीं रहेगा, एयर को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम आ गया, एयर को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम आ गया, वाटर आ गया या गिलास आ गया या डायमंड आ गया, तो उस वाले इंडेक्स को कहेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया जी। अब हमको आप बताइएगा, यहाँ पूछ रहे हैं, ठीक है जी, जोरदार आवाज में एकदम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 टाइप्स, वाह वेरी गुड। नंबर 1 नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इंडेक्स। ये किसका साइन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ये बोलिए, यहाँ वाटर है और यहाँ एयर है, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट की रिलेटिव, एब्सोल्यूट, वेरी गुड। अब बताइए यहाँ वाटर है यहाँ गिलास है, ये कौन सा होगा, ये होगा रिलेटिव, वाह वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए,
ठीक है, समझ में आ गया। जी सर। अब चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे 2-3 टर्म में, ठीक है। जी सर। सबसे पहला टर्म कर लिए एंगल के टर्म में, ठीक है। कौन सा एंगल किए? साइन एंगल आई बाय साइन एंगल आर। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट, जी, ठीक है। अब हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड के टर्म्स में। अब देखिए क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 2-3 टर्म में निकालते हैं जी। तो ये वाला एंगल के टर्म में निकाल लेंगे, मान लिया एंगल चेक कर लेंगे और एंगल को डिवाइड कर देंगे जी। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। हाँ। दूसरा केस क्या है निकालने का आसान तरीका, वो है टर्म्स ऑफ स्पीड, ठीक है। स्पीड किसका? स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड के टर्म्स, ठीक है। तो इसका किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। लिखिए, इसका डिफाइन होगा द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। और इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ठीक है। इसको करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिख दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, पहले ऊपर में क्या लिखिएगा, फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे? इन एयर, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, किससे? सी से। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम, ठीक है। इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो, गिलास ले लिया तो गिलास हो गया, वाटर हो गया तो वाटर हो गया। आगे समझ में जी। तो ये इसका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, ध्यान दो। अब देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है किसका? मीडियम गिलास का, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट, ठीक है जी सर। समझ में आ गया जी। तो हम किसकी स्पीड, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ, बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ वेरी गुड, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, वेरी गुड। तो समझ में आ गया जी। मतलब जिसका निकालना रहेगा उसकी स्पीड को नीचे रखेंगे जी, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड को ऊपर रखेंगे। बात है समझ में जी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग किससे लिखते हैं? सी से। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखते हैं वी से, ठीक है। ये मीडियम की स्पीड हो गया जी। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? स्पीड इन लाइट एयर ये फिक्स है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड एयर में, वैक्यूम में इतना होती है, ठीक है। अब गिलास में जो होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गिलास में होती है जी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम निकाल रहे हैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो किसका निकाल रहे हैं? एयर एंड गिलास का, किसके रिस्पेक्ट में? एयर, ठीक है। समझ में आया जी। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? गिलास का। गिलास जो होता है, हाँ। जो गिलास स्लैब है उसकी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 × 10⁸। ये कितना है बोलो? 2 × 10⁸ कर दिए। अब यहाँ कट गया, कितना है बोलो? 1.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, दोनों आपस में कैंसिल होगा। कहानी खत्म जी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला कि नहीं? गिलास का कितना होता है? 1.5। ये गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है जी सर, ठीक है। गिलास क्लियर हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उसको बनाने के लिए बोलेंगे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड, क्वेश्चंस है कि फाइंड द, इससे एक क्वेश्चन एकदम आता है ये एग्जाम में 3 नंबर का, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम फिक्स है क्वेश्चन 3 नंबर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, ठीक है, हुज स्पीड
whose speed is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एयर, ठीक है। मीडियम बी का हमको स्पीड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे सिंबल करते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, किसका निकालने बोल रहा है, किसका, बी का। तो बी किधर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, नीचे यहाँ पे। और किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोला है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। वेरी गुड, तो यहाँ एयर कर देंगे जी। अब बताइए किसकी स्पीड ऊपर लिखेंगे, भी, एयर की। अब मीडियम की स्पीड क्या रखेंगे, बोलो, नीचे, ठीक है जी। अब एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 into 10 to the power 8। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 into 10 to the power 8। कैंसिल आउट, कितना हो गया आंसर, 1.5 निकल गया जी। आया समझ में जी, क्लियर जी। सब देते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं फिर, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये एकदम एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स का लिख लेते हैं स्पीड 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और y की स्पीड लिख देते हैं 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आप हमको बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y जी, बोलो। दूसरा क्वेश्चन है, आप हमको बताइए कि y विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, इसमें x का। तो ऊपर किसका स्पीड लिखेंगे, x का, जिसका y होगा, जिससे आ रहा है जी, और जिसका रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। बोलो कहां से आ रहा है, ये आ जाएगा 3.8, जब हम देते हैं ना y का स्पीड जी। अब x का स्पीड कितना है, 1.5 into 10 to the power 8 कर दिया, कितना है बोलो, 3.5 मतलब 3.5 2 आ गया कि नहीं जी सर। अब यहाँ बोलो किसकी स्पीड ऊपर लिखेंगे, x की स्पीड ऊपर लिखेंगे कि y की, इसमें जब भी कहीं से आएगा जी रे ऑफ लाइट किसी के रिस्पेक्ट में, तो उसकी स्पीड क्या कर देते हैं, ऊपर, और नीचे किसकी स्पीड लिख देंगे, जिसका मीडियम का हमको निकालना है जी, ठीक है। सिंपल याद रखो कि यहाँ जो रहेगा लिखा हुआ उसकी स्पीड नीचे, और यहाँ जो लिखा रहेगा उसका स्पीड ऊपर, बस दिमाग में लगाना है कुछ, ठीक है। अब बोलो x की स्पीड कितनी है, x की स्पीड है 1.5 into 10 to the power 8। अब दूसरा बताओ 3 into 10 to the power 8, 3 पॉइंट कट गया है ना, 30 हो गया। इसका कितना जाएगा 1/2 मतलब 0.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो जाएगी, 0.5। ऐसा में जी, तो ये स्पीड के टर्म्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जी जब भी स्पीड के टर्म्स में पूछेगा तो आप ऐसे ही फार्मूला को पुट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है जी, समझ में आया। अब दूसरा चीज पर हम लोग चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेवलेंथ के टर्म्स में, ठीक है। तब देखिए वेवलेंथ क्या होता है, सबसे पहले ये समझना हमको है कि वेवलेंथ क्या है। लाइट को हम लोग एक वेव भी समझे हैं, लाइट को एक वेव भी मानते हैं। लाइट का 2 नेचर होता है, आप पिछला क्लास में ही पढ़ा है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, कौन सा, एक होता है पार्टिकल, दूसरा होता है वेव। तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसका लाइट का वेव नेचर, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेक्शन खत्म होगा हम लोग उसका वेव नेचर के बाद में आ जाएंगे, ठीक है। तो लाइट का दोनों नेचर होता है, पार्टिकल भी और वेव भी। तो ये वेव जब होता है तो ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस पार्ट को कहते हैं हम लोग कंप्रेशन, इस पार्ट को कहते हैं रेयरफेक्शन, और इस पार्ट को कहते हैं क्रेस्ट, और इस पार्ट को कहते हैं ट्रफ। हम इसको क्रेस्ट कहेंगे और इसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है जी सर। तो इसके बीच की जो दूरी होती है, ये दोनों की जो मिलाकर जो दूरी होगी उसी दूरी को कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ, उसी दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। एक वेव का कितना लेंथ है जी, ठीक है, कितनी लंबाई है, उसको कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। सीधा सीधी मिनिमम भाषा में समझिए, एक साधारण भाषा में कि एक वेव जो कंप्लीट करके फिर दूसरा बन रहा है, उस कंप्लीट मिनिमम डिस्टेंस को ही कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है जी। समझ में आ गया। तो अब वेवलेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे, ठीक है, देखते हैं। चलिए एक चीज यहाँ समझिए, एक चीज और समझिए कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, किसी का भी मीडियम का निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, माने लाइट के एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ एयर लिख देते हैं, तो वी ए बाय क्या हो जाता है, बोलो VM, ठीक है जी। तो अब अगर हम बात करें कि वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वेवलेंथ का होता है वेवलेंथ इज इक्वल टू, वेवलेंथ क्या है, एक तरह का डिस्टेंस, एक तरह का डिस्टेंस है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग म्यू के रूप में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, 1/t को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, जी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ अपॉन टाइम, एक तरह का डिस्टेंस है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं, उसी तरह से अगर हम वेव का डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ बाय टाइम, तो c इज इक्वल टू लैम्डा f लिख सकते हैं जी। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा लैम्डा ऑफ एयर का वेवलेंथ कितना होगा, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो लैम्डा ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का वेवलेंथ जी, जब मीडियम पे ट्रैवल कर रही है तो उसका वेवलेंथ बनेगा कि नहीं जी। देखो यहाँ समझो, ये हो गया यहाँ से इस तरह से गया, यहाँ क्या हो गया, बैंड कर दिया, यहाँ पे लाइट का वेवलेंथ इतना बड़ा था जी, और यहाँ लाइट का वेवलेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, मीडियम का वेवलेंथ जी। अब इनटू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, याद रखो कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज जी, ठीक है। मान लो कि तुम 50 रुपया गिरा दिया पानी में, हाँ, ऊपर से गिरा दिया 50 रुपया का नोट, ऐसे 50 रुपया का नोट जब ऊपर से, एक मिनट, जब पानी में गिरा, हाँ, ठीक है, तो पानी के अंदर 50 रुपए जाएगा, हाँ, कि 25 रुपए चल जाएगा, 50 का ही ना फ्रीक्वेंसी था, हाँ, तो जितना लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, भले यहाँ धीरे हो जाएगी, हाँ, भले यहाँ स्पीड कम हो जाएगी, हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं करेगा, ठीक है, आए समझ में जी। तो ये फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ भले छोटा हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसका सेम हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कट गया, क्या हो गया, बोलो वेवलेंथ ऑफ द एयर बाय वेवलेंथ ऑफ द मीडियम, तो ये भी हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, तो रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एयर टू द वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, मीडियम, ठीक है जी। अब जो हम जो देख रहे हैं, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग बात करेंगे, सारा चीजें लोग देख लिए जी, ठीक है, तो अभी जो हम लोग टर्म पढ़े वो क्या पढ़े, पहले रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, फिर दूसरा क्या पढ़े, रूल्स, और तीसरा क्या पढ़े, लॉ, और चौथा क्या पढ़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पांचवा चीज हमको ये समझना है, जिसे देखिए अब यहाँ फिर से बना रहे हैं पिक्चर, ठीक है, दो पिक्चर है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आई जी सर, टकराने के बाद ये बोली कि हम थोड़ा सा चल जाएंगे बेंड करते हुए, ठीक है जी। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट गई अंदर से आई और ये बाहर ऐसे चल गई कि नहीं, बोलो यस सर भाई। तो आप हमको ये बताइए ये क्या है, ये लाइन क्या है, नॉर्मल, ये वाला जो पॉइंट हम दे देते हैं ए बी क्या है आपका, इंसिडेंट रे, ये बीसी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। इसमें से बताओ ये वाला लाइन क्या होगा, ये वाला लाइन है क्या, इंसिडेंट, वेरी गुड, और ये वाला रिफ्लेक्टेड, ये वाला एंगल कितना बना, आई, ये वाला एंगल आर, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर, ठीक है जी। तो आप हमको ये बताइए कि आखिर क्या हुआ, क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे हो गया, कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शंस, ठीक है जी। ये बताइए कि रिफ्रैक्शन कैसे हो जा रहा है, आ रहा है रिवर्स से, जाना था सीधा नहीं जाके घूम जा रहा है, इधर जाना था सीधा नहीं जाके फिर इधर भाग जा रहा है, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है, क्यों बेंडिंग हो रहा है जी। तो कारण है इसका 2-3 कारण है, ठीक है। पहला ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, समझ गए, स्पीड ऑफ लाइट का चेंजिंग होने के कारण बैंड हो जा रहा है जी। मान लीजिए यहाँ पे लाइट की स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ लाइट की स्पीड क्या है, 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक समझ में जी। तो चेंज हो जा रहा है स्पीड इसका, इसके कारण क्या हो जा रहा है, बैंड कर जा रहा है, ठीक है। दूसरा कारण है ड्यू टू चेंज इन
ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी के चेंज होने के कारण हो जा रहा। मान लीजिए लाइट की ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ जो होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो डेंसिटी के चेंज होने के कारण भी रिफ्रैक्शन हो जा रहा है। तीसरा केस, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से भी क्या हो जा रहा है, स्पीड इसका चेंज हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बैंड हो जा रहा है। मान लो कि तुम एक गाड़ी लेके चल रहा है स्पीड में, खाली रोड में जी सर, तो तुम्हारा गाड़ी का स्पीड कितना होता है, 80 प्लस 100 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है जी सर। स्पीड नहीं चलाना है गाड़ी, ठीक है, 50 से चलाओ। तो मान लीजिए 80 चला रहे हैं स्पीड में जी सर, और जैसे ही भीड़ भाड़ का इलाका आ गया तो वहाँ एकदम 10 का स्पीड में हो जाता है, गाड़ी का स्पीड 10, डायरेक्शन भी चेंज, तो बस यहाँ पे भी वही हो रहा है जी, समझो जी। इधर है मॉलिक्यूल्स एकदम फैला हुआ जी सर, हवा का जो मॉलिक्यूल्स है वो फैला हुआ है जी सर, और यहाँ पर जो है इसकी मॉलिक्यूल्स एकदम पैक है, जैसे आया उस सब मॉलिक्यूल्स लाइट को ट्रैप कर लिया, और ट्रैप करने के क्रम में उसकी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, और जब कम कर दिया तो उससे क्या हो गया, हल्का सा वो डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, और चेंज करने के कारण बेंड कर गया जी सर। आया समझ में जी सर, यही रीजन हो गया कि ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर हुआ जी सर। तो इसके डेंसिटी भी चेंज हो गया, डेंसिटी यहाँ कुछ कम था, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसके कारण क्या हो गया, इसका पूरा कॉजेस हो गया, इसलिए रिफ्रैक्शन हो जाता है। जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उस क्रम में वो हल्का सा रिफ्रैक्ट करते हुए लाइट रेज निकलती है, ठीक है। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट पढ़ लिए, अब कल इससे और अदर फिनोमेना को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद जी सर।